तो कैसे बच्चा लोग, कांग्रेचुलेशन आप सभी को। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएससीएस का फेज 1 का जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन कर दिया गया है, उसकी लिंक प्रॉपर तरीके से एक्टिवेटेड हो गई है। जस्ट थोड़ी देर पहले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या नाम है फिनिश करा है। जैसे कि मैंने आपको एडवाइस करा था कि आपको जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है या अगर देखी है तो कुछ चीजें समझ में नहीं है, कुछ नई टर्म का इस्तेमाल, जैसे आपने सिमुलेटेड रैंक टाइप ये शब्द सुने होंगे, तो हर एक चीज के बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, हर एक जानकारी को प्रॉपर डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कोई भी डाउट होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो बच्चा लोग जो भी इस चैनल पर नया है मैं उसको क्लियर कट बता दूं, मैंने अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को लेके या किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को लेके अभी तक कोई वीडियो इस चैनल पर नहीं डाली थी। मेन रीजन यही था कि पिछले साल के बेस की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इस साल की इन्फॉर्मेशन देना गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को अब यहाँ पे मिल गई है। मैं पूरा एडमिशन प्रोसेस आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब बता रहा हूँ, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसको आपको करना नहीं है ताकि आपका एडमिशन रिजेक्ट होने से बच जाए। हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल रही होगी। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन डिटेल होगा, और इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि किसी और वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इससे पहले मैंने इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाल दी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ, काउंसलिंग 2025 की प्लेलिस्ट होगी, एक बार उसको विजिट करिएगा, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। एंड वहां पे जो भी आपके काम का वीडियो होगा उसको देख लीजिएगा, कुछ नई कुछ इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कंपेरिजन टू अदर यूट्यूब चैनल। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही बात करते हैं जो हर एक बच्चे के मन में डाउट होता है कि भैया ये जो सीएससीएस फेज 1 आपका क्या नाम है ओपन हुआ है, इसकी लास्ट डेट कब है, ठीक है, कब मेरे को फिल करना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको हर बार यही बताया कि सीएससीएस फेज 1 की कोई लास्ट डेट नहीं होती, इससे पहले मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं। ये जब तक आपको ओपन रहेगा, जब तक आपका फेज 2 ओपन मतलब ओपन नहीं हो जाता। तो लगभग आपका फेज 2 ओपन होने में कितना टाइम है, जब तक सीयूटी का रिजल्ट नहीं आ जाता। सीयूटी का रिजल्ट कब आएगा, सीयूटी ने एनटीए ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि 27, 28, 29 जुलाई के करीब हम अपना रिजल्ट दे रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट आज 17 जून है और जुलाई में और 28 जुलाई में एक महीने से ज्यादा आपके पास टाइम है। तो एक महीने तक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएससीएस का फेज 1 ओपन रहेगा। फॉर्म भरने में जल्दबाजी नहीं भरनी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई बच्चा ये कहे कि भैया मैं पहले रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ मेरा एडमिशन होने का चांस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बेस्ड ऑन मार्क्स होता है। हाँ, कौन कितना अच्छे से आपका क्या नाम है एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करता है, कौन प्रेफरेंस भरता है, सिमुलेटेड रैंक का इस्तेमाल करता है। ये रैंक क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसका इस्तेमाल कैसे करा जाता है, ठीक है। इन सब चीजों की जानकारी जिसके पास होती है उसका एडमिशन होने का चांस इंक्रीज कर जाता है। तो जल्दबाजी नहीं करना, जब तक मैं प्रॉपर वीडियो नहीं लेके आऊँ कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, किन छोटी से छोटी जानकारी का आपको ध्यान रखना है, तब तक आपको क्या करना है कि पोर्टल की लिंक पे जाके कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड नहीं करनी है एंड उसको भरने का बिल्कुल नहीं सोचना। तो वेट करिएगा जब तक फुल वीडियो नहीं आ जाती। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको हर एक चीज को प्रॉपर स्क्रीनशॉट से समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि अभी आपका ऑनलाइन सेमिनार चल रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां से स्क्रीनशॉट लिए। तो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूँ। वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट उस वीडियो के ही हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आपको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। मैं आपको प्रॉपर डिटेल में समझा देता हूँ, टिल एंड तक देखिएगा। अब जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कोई गड़बड़ इसमें आपको करनी नहीं है और स्किप बिल्कुल नहीं करना। हाँ, स्पीड के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नाम है वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए ये जो आपको फर्स्ट दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं क्या नाम है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS 2025, ये क्या है बेसिकली। देखिए ये वही पोर्टल है जिसपे आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने एडमिशन के लिए। तो उस पोर्टल की मतलब जो आपकी लिंक है ये आपको अभी सामने दिख रही है, ugadmission.uot.ac.in। इसकी जो एक्टिव लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वाली कौन सी लिंक है, ये वो लिंक है यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिशन, ठीक है, admission.uot.ac.in। इस पे क्या होंगे, जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे, लेटेस्ट न्यूज होंगे, जो भी चेंजेस करे जाएंगे वो आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी, तो उसकी सारी की सारी लेटेस्ट न्यूज आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी कि 79 आपके यूजी कोर्सेज हैं, ठीक है। उसमें अगर हम बात करेंगे तो आपके 69 कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट है मल्टीपल्स, एंड आपके क्या नाम है 186 जो आपके बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन है। तो बीए प्रोग्राम की कॉम्बिनेशन की लिस्ट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रोचर में मिल जाएगी। वो एडमिशन ब्रोचर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है और वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब बात करते हैं यूजी सीट की बात करेंगे तो 71,000 सीट्स, ठीक है, 71,624 सीट्स हैं, जो कि पिछली बार से आपको कम देखने को मिली है। पिछली बार ये सारी सीट कितनी थी, पिछली बार आपकी सीट अगर हम बात करेंगे तो लगभग 80,000 के करीब सीट आपको भरी गई थी, ठीक है। अब आपको हम ये कह रहे हैं कि 9K सीट का जो आपको डिक्रीमेंट देखने को मिला, इसका मेन रीजन क्या है। इसका मेन रीजन है 4th ईयर ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर होने के कारण कॉलेज में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 4th ईयर परस्यू करेंगे। तो कॉलेज के पास क्या होंगे, ऑलरेडी पहले से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो उनके पास कॉलेजेस के पास सीटें कम है। तो उनको जो 4 साल के बच्चे उनका भी ध्यान रखना है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे उनका भी ध्यान रखना है। तो पिछले साल के कंपेरिजन में सीट का इंटेक इस बार कम है, ठीक है। अगर हम बात करें कोर्सेज के बारे में तो ये वो सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको ऑफर करे जा रहे हैं। बीएससी के सारे कॉम्बिनेशन, ठीक है, बीए के सारे कॉम्बिनेशन, बीएमएस, बीकॉम, उसके बाद बीए म्यूजिक, बीवॉक, आपका बीएफए फाइन आर्ट्स के लिए, बीएलएड, ये वो सारे कोर्सेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर करे जा रहे हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं हम CSAS फेज 1 के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल,
नेम, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो कि आपने सीयूटी यूजी की वेबसाइट पे सबमिट करा था उसको ऑटो इंटीग्रेट कर लेगा सीएससीएस पोर्टल। तो क्या इंपॉर्टेंट है, सीयूटी यूजी की जो आपकी वेबसाइट की एप्लीकेशन आईडी है वो इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको सीएससीएस पोर्टल पर रजिस्टर करते समय जरूर सबमिट करना है, ताकि सारी की सारी ऑटोमेटिक डिटेल क्या करी जाए, वहां से ऑटो डिडक्ट कर ली जाए। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेज 1 में आपको नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये सबमिट करने का चांस दिया नहीं जाएगा, ये ऑटो डिडक्ट करा जाएगा और इसका कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एकेडमिक डिटेल्स के बारे में। तो एकेडमिक डिटेल में आपकी क्लास 12th की एंड 10th की दोनों की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, 12th की आपकी अब तक तो फिजिकल मोड में आ गई होगी, अगर नहीं है तो आपके डिजी लॉकर की भी चलेगी, तो डिजी लॉकर की भी आप क्या करिए, आईडी बना के रख लीजिए। डिजी लॉकर की आईडी नहीं बनाने आता है तो डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाई जाती है। अच्छा, क्या क्या चीजें रहने वाली है, तो देखिए आप अगर हम चीजों की बात करेंगे, आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली ली जाएगी। एकेडमिक डिटेल आपको भरनी होगी। ईसीएन स्पोर्ट्स कोटा से हो अगर आप, तो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा फॉर्म में कि मैं ईसीएन स्पोर्ट्स कोटा से हूँ। इसके लिए कोई आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, बस वहाँ पे मेंशन करना था कि मैं ईसीए कोटा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अप्लाई करें तो या तो एडिशनल फीस उसकी 100 रुपीज होगी या 400 रुपीज होगी। ठीक है, ईसी और स्पोर्ट्स कोटा के लिए कौन कौन एलिजिबल है, अगर उसके बारे में प्रॉपर डिटेल जाननी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं उसको एक बार आपको रिव्यू करने का ऑप्शन मिलेगा। प्रीव्यू करने के बाद आपको प्रीव्यू करना जरूरी है, फी पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, ध्यान से रखिएगा कि अगर आपने एक बार सीएससीएस के फेज 1 में क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया, उसके बाद चेंजेस करने के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी, लेकिन गलती नहीं करके चलना है पहली बात, क्योंकि करेक्शन विंडो में लिमिटेड नंबर ऑफ चीजों को चेंजेस करने का मौका दिया था, हर एक चीज आप चेंज नहीं कर सकते। तो करेक्शन विंडो से आपको मौका दिया जाएगा, कम से कम करेक्शन विंडो में ये कहूंगा कि 2 बार या 3 बार आपकी ओपन करी जाएगी, लेकिन कोई गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोला गया है कि आपके जो सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर है वो मैंडेटरी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। फेज 1 के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कैसे भरना उसके बारे में डिटेल वीडियो बताऊंगा। क्या एप्लीकेशन चार्ज है, तो देखिए हर साल की तरह वही फीस है। ठीक है, यूआर हो, ओबीसी हो या ओबीसी एनसीएल हो, 250 रुपीज आपकी फीस लगेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 100 रुपीज आपकी फीस लगेगी। एडिशनल फीस 100 रुपीज है, किसके लिए, अगर कोई बच्चा ईसीए के लिए अप्लाई कर रहा है या स्पोर्ट्स सुप्रीमेसी कोटा के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसे कोटा के लिए अप्लाई कर रहा है जिसमें आपको परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होगी या प्रैक्टिकल या स्पोर्ट्स ट्रायल होंगे, तो उसके लिए इन फीस के साथ साथ ठीक है आपको क्या करेगी, या 400 या फिर 100 रुपीज वाली फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, फीस सबमिट करें तो आपका फेज 1 पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, आपने कोई भी गलती नहीं करी है तो आपको करेक्शन विंडो की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फेज 2 ओपन होगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि फेज 2 के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो कैंडिडेट को क्या करना होगा, अपने डैशबोर्ड के लिए लॉगिन करना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उसने फेज 1 में कर लिया है, तो वहाँ पे अब आपकी आईडी बन गई होगी, पासवर्ड बन जाएगा, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, उसी की मदद से आप क्या करना, फेज 2 में आप रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद करना है आपको सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग करना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट मैपिंग में आपको कोई गलती नहीं करनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने पहले ये बता रखा है और मैंने भी आपको कई बार बताया कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट और उन्हीं लैंग्वेज को कंसीडर करा जाएगा जो कि आपने क्लास 12th एज वेल एज सीयूटी के एग्जाम में दी है। जनरल टेस्ट के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। उसके बाद करते हैं चेक एलिजिबिलिटी। तो बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट मैपिंग, ठीक है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल जो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएससीएस का पोर्टल है, वो खुद ही बताएगा कि कौन सा बच्चा किस कोर्स के लिए एलिजिबल है। वो प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी, वो लिस्ट आपकी 100, 200, 300, 400 कुछ भी हो सकती है। उसमें से आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ और सिर्फ इन कोर्स के लिए मेरे को क्या करना है, अप्लाई करना है, बाकी कोर्स के लिए नॉट एलिजिबल हो, तो वो आपके पोर्टल पे रेड कलर में लिखे आएगा कि नॉट एलिजिबल हो, एंड उसको आप फिल भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर तैयार करना। ऑर्डर हमेशा क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि बॉटम में अच्छे कॉलेज अच्छे कोर्स लगा दिया और टॉप में नहीं। तो हमेशा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, जितनी भी आपकी प्रायोरिटी होगी, हमेशा ऐसी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि टॉप कॉलेज, टॉप कोर्स, एंड देन धीरे धीरे क्या करना है, आपको डाउनग्रेड जाते जाना है। ये प्रेफरेंस बनाने हैं। जैसे उसके बाद आप सबमिशन कर देंगे। सबमिशन करने के बाद, सबमिशन करने से पहले मैं ये कहूंगा कि आप पेपर में ये सारी चीजें बना के रखिएगा, क्योंकि कोई गलती ना हो, 3-4 बार चेक करिएगा। एक बार सबमिशन कर दी तो पहले ही बता रखा है कि आप एक बार सबमिट करने के बाद कॉलेज एंड जो कि आपके कोर्सेज की जो कॉम्बिनेशन की प्रेफरेंस है उसको दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसको चेंज करने का दोबारा करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं होता कि आप उसको चेंज कर लें। अब ये सब्जेक्ट मैपिंग आपकी है क्या, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको बेसिकली आपको एक सैंपल दे रखा है सब्जेक्ट मैपिंग है क्या। आपने देखिए क्लास 12th में आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, जैसे कि ये सारे वो मेंशन है कि एक बच्चे ने क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा। ठीक है, एंड सीयूटी में उसने सब्जेक्ट दिया आपको, इंग्लिश दिया, फिजिक्स दिया, केमिस्ट्री दिया, मैथमेटिक्स दिया और हिस्ट्री दिया। तो ध्यान से देखिए, हिस्ट्री पर रेड साइन का मतलब है कि ये सब्जेक्ट के लिए, ये सब्जेक्ट आपका क्या है, एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल नहीं है। तो भले आपके इसमें कितने भी अच्छे मार्क्स है, इस मार्क्स को कैलकुलेट नहीं करा जाएगा एडमिशन के टाइम पे। दूसरा, किसी कोर्स के लिए अगर हिस्ट्री कंपलसरी है तो आप उस कोर्स के लिए नॉट एप्लीकेबल आ जाएंगे, क्योंकि आपने क्लास 12th में वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं था। और सिर्फ यही वाले सब्जेक्ट आपके इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को ही एज अ कंसीडर करा जाएगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे कुछ येलो बॉक्स में आपको यही बता रखा है कि किसी भी बच्चे को अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, और क्लास 12 के सब्जेक्ट के साथ उसको क्या करना है, सब्जेक्ट मैपिंग करना पड़ेगा। कंडीशन यही है कि क्लास 12 बच्चा पास आउट होना चाहिए, उसकी कोई कंपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए।
तो देखिए फेज 2 के बाद जैसे आपका क्या होगा, सीट एलोकेटेड हो जाएगी। मान लीजिए बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको सीट मिल जाता है। जैसे सीट मिल जाएगी उसके पास दो ऑप्शन है, एक एक्सेप्ट करने का एंड देन एक नो एक्सेप्ट करने का। अगर अगर बच्चा क्या कहता है सीट को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको क्या करेगा, अलोकेशन, वो क्या करना है, अलोकेशन से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा एंड कैंडिडेट को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्दर रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट करने का। कोई भी रेगुलर राउंड हो, चाहे राउंड 1 हो, चाहे राउंड 3 हो, 3 से ज्यादा राउंड आपके चलने वाले नहीं है, तो उसमें आपको पार्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चा सीट को एक्सेप्ट कर लेता है, अब बच्चे के पास दो ऑप्शन है कि भैया मेरे को एडमिशन चाहिए नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो नो करेगा। तो अब कैटेगरी वाइज बात करते हैं। अगर एक बच्चा है जिसको उसका मनपसंद कॉलेज कोर्स दोनों मिल गया तो भैया वो एक्सेप्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर वो बच्चा, अगर हम बात करेंगे एक बच्चा है कि भैया मेरे को मनपसंद कोर्स तो मिल गया, कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, तो वो सोचेगा कि एक्सेप्ट करूं या फिर क्या नाम है आपका रिजेक्ट कर दूं। तो मैं उसको, सिंपल सी बात है कि कॉलेज पसंद आए चाहे ना आए, आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। दूसरा, अगर बच्चे को क्या है, कॉलेज भी नहीं पसंद, कोर्स भी नहीं पसंद और बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। वो नो एक्शन नहीं, मतलब उसको सिर्फ छोड़ नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। अब एक्सेप्ट करने के बाद दो ऑप्शन है, आपको क्या नाम है, आप रिजेक्टेड होते हैं या अप्रूव्ड होते हैं। अब मान लीजिए आपकी सीट जैसे एक्सेप्ट कर लोगे उस कॉलेज में, ठीक है, तो उस कॉलेज में आपके ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, ऑनलाइन वेरीफाई करे जाते हैं, ठीक है। अब तक CSS पोर्टल ने आपके कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करे थे, कॉलेज खुद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। अगर डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको उसको ठीक करने के लिए क्यूरी राइज करी जाती है, जो कि आपके पोर्टल पे और ईमेल दोनों पे दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आप क्यूरी का रिप्लाई कर दे टाइमली और वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है जो भी आपने क्यूरी के रिप्लाई में भेजी है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको अप्रूव कर देंगे। अगर नहीं, वो गलत इन्फॉर्मेशन या रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। एक बार रिजेक्ट हो गया उसके बाद आपको सीट एलोकेशन से बाहर कर दिया जाएगा एंड देन उसके बाद आप फर्दर रेगुलर राउंड के लिए क्या होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे आप अप्रूव हो जाता है डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपकी पेमेंट लिंक जनरेट हो जाती है आपके पोर्टल पे। तो पेमेंट लिंक जनरेट होने के बाद आपको 1-2 दिन का टाइम दिया जाएगा पेमेंट करने का, इससे ज्यादा आपको टाइम दिया जाएगा। तो इस 2 दिन के अंदर आपको क्या करो, पेमेंट करने का। अगर पेमेंट भी नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपका एडमिशन होगा नहीं और रेगुलर राउंड में फर्दर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद आता है कि अगर बच्चे को वो सीट पसंद नहीं आए तो एक ऑप्शन आता है अपग्रेड का। किसका ऑप्शन आता है आपके पास, अपग्रेड का, ठीक है। अपग्रेड का ऑप्शन जब आएगा जब आपको आपने सीट एक्सेप्ट करी है, भले पसंद आए चाहे ना आए, ठीक है, उसके बाद उसको अप्रूवल मिल चुका है, आपने फीस सबमिट कर दी, अब आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया। एक बार आपका किसी एक कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके बाद आप अपग्रेड करते हैं दूसरे कॉलेज के लिए। अगर आपको अपग्रेड होने के बाद दूसरा कॉलेज नहीं मिलता तो ये पुराना कॉलेज आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं है कि पुराना कॉलेज चले जाएगा, वो आपके पास रहेगा जब तक आपको कोई नई सीट नहीं मिल जाती। तो जैसे आपकी नई सीट मिलेगी, और वो नई सीट कौन सी होगी, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट की अपर वाली, ये जहां पे भी ये वाला जो कॉलेज एंड कोर्स आपकी प्रेफरेंस जो भी पोजीशन पे था, मान लीजिए 20th पोजीशन पे था, तो अब 1 to 90th पोजीशन, ठीक है, 1 to आपकी 19th पोजीशन आपके सिर्फ पोर्टल पे दिखाएगा एंड उनमें से कोई चांस होगा आपका अपग्रेड होने का। मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको कोई प्रेफरेंस मिल जाएगी आपकी 10वीं नंबर की, 5वें नंबर की, 15वें नंबर की। एक बार वो मिल जाएगा तो पुराने वाले से क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन, ठीक है, हट जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक अच्छी प्रेफरेंस बनाना। मान लीजिए किसी बच्चे को 20 नंबर की प्रेफरेंस मिली है, ठीक है, और उसने 15वें नंबर पर कोई गलती से कोई गलत प्रेफरेंस डाल दिया या गलत कॉलेज या गलत कोर्स डाल दिया, ठीक है, तो इस गलती में क्या होगा, बच्चे को वो सीट दे दी जाएगी और जैसे वो सीट मिल जाएगा वो बच्चा फिर बाद में रिग्रेट करेगा कि मेरा पहले वाला ही अच्छा था। तो एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत सोच समझ के बनाइएगा। प्रेफरेंस पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस वाला इतना आसान भी नहीं है, सोच समझ के अगर आप भरेंगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी और आप एडमिशन प्रोसेस में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो देखिए बीए के कोर्सेज के लिए इस साल से पहले क्या होता था, आपके लैंग्वेज के कोर्सेज, ठीक है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट, लेकिन इस बार नया इंट्रोड्यूस करा गया था कि अगर किसी बच्चे के पास 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन है, ठीक है, उसको भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, ये सिलेक्शन होता कैसे है, तो देखिए आपने एक बार सब्जेक्ट मैपिंग कर दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जब अपना वो आपको दिखा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि फेज 2 में आपकी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी दिखाएगा, तो कोर्सेज की एलिजिबिलिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को कंसीडर करेगा जो कि आपने क्लास 12 एंड CUT दोनों में दिए थे। एंड दूसरा, इसका एक और फायदा ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ही कैलकुलेट कर लेता है कि बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट कौन से वो 3 डोमेन है जिसमें सबसे अच्छा स्कोर आ रहा है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए किसी कोर्स को आप लेने जा रहे हैं एंड उसके लिए रिक्वायरमेंट है 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन की भी है, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन की भी है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 2 लैंग्वेज दी है एंड 3 डोमेन दिया है, तो अगर एक बच्चे का स्कोर 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन से ज्यादा आ रहा है तो उस कोर्स के लिए ये वाला ऑटोमेटिकली कंसिडर करा जाएगा। वहीं एक बच्चे का स्कोर सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ 2 लैंग्वेज और क्या नाम है 2 डोमेन वाला स्कोर ज्यादा आ रहा है तो उसको कंसिडर करा जाएगा एडमिशन के लिए। तो ये जस्ट आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो देखिए उसके बाद साइंस के कोर्सेज में भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कैसे वो चेंजेस है, वो पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल ये रखा गया था कि आपको साइंस में फिजिक्स देना है, केमिस्ट्री देना है, बायोलॉजी देना है, ठीक है, मैथमेटिक्स देना है, ये सब तो देने ही देने हैं। उसके साथ बेसिकली आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपकी 30% से ज्यादा नंबर होने चाहिए इंग्लिश में, यानी 200 में से 60 नंबर प्लस आपके स्कोर होता है, तभी आप क्या कर पाते थे, एलिजिबल हो पाते थे यूनिवर्सिटी में बीएससी कोर्सेज के लिए। ये मेरिट में कैलकुलेट नहीं होता था, मेरिट तो आपके क्या नाम है 3 ही सब्जेक्ट को मिला के बनेगी, और वो 3 सब्जेक्ट कौन से हो गए, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो गया, और टोटल आपका स्कोर 600 में से बनता था। बस इंग्लिश आपकी मैंडेटरी थी, किसके लिए, जस्ट क्वालिफाइंग 30% चाहिए। इस बार वो हटा दिया गया है एंड इस बार ये रख दिया गया है कि बस आपने
मतलब आपने कोई भी लैंग्वेज आपने जरूर दी हो तो लैंग्वेज देना आपको जरूरी है, ठीक है। भले आपको उसको कितने भी मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लैंग्वेज आपको दिया हो जरूर। अगर आपने लैंग्वेज नहीं दिया तो बीएससी कोर्सेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात करें बीकॉम में, तो बीकॉम के अंदर देखिए कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वही कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज कोई सी भी हो, मैथमेटिक्स हो या फिर आपके पास क्या नाम है अकाउंटेंसी हो, और उसके साथ कोई भी दो दो डोमेन सब्जेक्ट हो, आपका उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये कुछ वो टॉप कोर्सेज है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या था, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी होती है वो सिमुलेटेड रैंक होती है। सिमुलेटेड रैंक आज तक आपने नहीं सुनी है, इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसका ये काम होता है कि जो सिमुलेटेड रैंक होती है वो आपकी फर्स्ट जो कट ऑफ है उसके आने से तुरंत पहले आएगी। वो सिमुलेटेड रैंक में ये बता दिया जाता है कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके मार्क्स और आपसे जितने भी ऊपर बच्चे हैं वो आपको सिमुलेटेड रैंक में दिख रहा होगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बेस पे क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को दोबारा चेंज कर सकते हैं। और सिमुलेटेड रैंक आने के बाद आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ चीज ऐड करना, रिमूव करना या रीअरेंज करने के लिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपको यहाँ पे क्या होती है, एक अच्छी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सिमुलेटेड रैंक में कोई जनरल कैटेगरी मतलब कैटेगरी वाइज वो रैंक नहीं आती है। वो रैंक बेसिकली इस बेसिस पे होती है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग उस कोर्स में आप कितने पोजीशन हो। कोई बच्चा 5,000 पे हो सकता है, 10,000 पे हो सकता है, कोई 20,000, कोई 50,000। तो जितना ज्यादा वो बच्चा पीछे जाते जाएगा उतना उसका कम चांस है उस कोर्स में एडमिशन होने का। तो सिमुलेटेड रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई ऐसा परफेक्ट पर्सन जो कि उसको अच्छे से एनालाइज कर सकता है तो आपको बता सकता है कि आपका किस कोर्स में एडमिशन हो पाएगा और किस कोर्स में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अब ये जो आपका कुछ इंपॉर्टेंट जनरल गाइडेंस है जो कि पोर्टल के द्वारा बताई गई है, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको कैसे सब्जेक्ट मैपिंग करना है, जो कि जरूरी है। सब्जेक्ट मैपिंग के बाद आपके सीयूटी की जो एप्लीकेशन आईडी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से होगी। डॉक्यूमेंट आपके पास करेक्ट होने चाहिए, कोई भी आप गलत डॉक्यूमेंट मत डालिएगा। आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है, ठीक है, ये सारे प्रोसेस के लिए। फेज 2 ओपन होगा तो आपको प्रेफरेंस बनानी है, किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल है वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड कौन कौन से बेस्ट आपके सब्जेक्ट के स्कोर कैलकुलेट कर जाएंगे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आफ्टर डेट अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद आपका सिमुलेटेड रैंक आएगी और सिमुलेटेड रैंक के हिसाब से आपको प्रेफरेंस अपनी चेंज करनी चाहिए। वो कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ पिछली बार भी और उसके पिछले साल भी क्या हुआ, कई सारी गलतियां हुई थी, तो उन गलतियों से दिल्ली यूनिवर्सिटी सीखता है। तो हमीद गांधी मैडम ने क्या करा है कि इस बार सीएसएस पोर्टल में थोड़े बहुत चेंजेस और आए हैं, उन चेंजेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मैं एक एक करके वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में आपको ये कह रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो सारे के सारे आपको उनके पोर्टल पे मिलते जाएगा। आपका खुद का जो पोर्टल होगा डैशबोर्ड पे, ठीक है। एंड वहाँ पे आपको कट ऑफ भी शो करी जाएगी कि इस कोर्स की कितनी कट ऑफ गई है एंड आपको कितने मार्क्स लाना और जरूरी है उस कट ऑफ के लिए। दूसरा, कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास 12 के मार्क्स अपलोड करते समय बहुत गलती करते हैं, क्योंकि मार्क्स भी अपलोड होते हैं वहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट मैपिंग के बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्लास 12 के मार्क्स अपलोड करने का। तो जैसे ही मार्क्स अपलोड करेंगे तो कई बच्चा गलत अपलोड कर देता है, कोई 80 में से अपलोड करा है, कोई 70 में से अपलोड करा है, कोई 100 में से अपलोड करा है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या करते हैं, एक लॉक लगा दिया गया है, उसके हिसाब से ही क्या करना है आपको मार्क्स अपलोड करना है, वो कि आपके 100 में से ही होंगे, ठीक है। सिमिलरली क्या है, आपके बैंक के डिटेल के लिए भी वहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको भरने के लिए जगह दे रखी है वहाँ पे क्या रखे, कुछ लॉक लगा रखे हैं ताकि कोई बच्चा क्या गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ ना भर दे। पिछली बार कई बच्चों ने ऐसी गलतियां करी थी। इस साल से क्या कराया जा रहा है कि क्लास 10 की मार्कशीट को भी एज अ टाई ब्रेकिंग रूल के लिए कंसीडर करा जा रहा है। पिछले साल ऐसा नहीं था। पिछले साल ऐसा होता कि अगर कोई बच्चों के क्लास 12 के मार्क्स मतलब सीयूटी के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो फिर ये चेक करा जाता है किसके क्लास 12 के मार्क्स ज्यादा है। अगर क्लास 12 के मार्क्स भी ज्यादा आते थे तो फिर ये चेक करा जाता था किसकी एज ज्यादा है। अगर एज भी एज के बाद आपका क्या आता था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को रखा जाता था। लेकिन ये जो आपका सिलेक्शन का मेथड था ये अच्छा नहीं था। तो इस बार क्या रखा गया है, क्लास पहले सीयूटी के अगर बराबर आ गए तो क्लास 12 के देखें, अगर क्लास 12 के बराबर आ गए तो आपके क्लास 10 को देखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट को मैप करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे डोमेन सब्जेक्ट आपको क्लास 12 के साथ मैप करने हैं, वो भी सही से मैप करना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे आपने सब्जेक्ट मैपिंग कर दिया उसके बेस पे आपके डैशबोर्ड पे सिर्फ वही कोर्सेज आपको दिखाई जाएंगे जिन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, वो कोर्सेज नहीं दिखाई जाएंगे जिन कोर्सेज के लिए आप नॉट एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं अपग्रेड का। जैसे कि मैंने आपको अपग्रेड के बारे में ठीक है अभी जस्ट थोड़ी देर बाद पहले बताया है। तो अपग्रेड में आपको क्या ध्यान रखना है कि बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि किसी बच्चे ने अपग्रेड पे रख दिया और वो सोच रहा है कि उसको सीट मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले क्या था कि अगर आप अपग्रेड पे रखते हैं तो अगर आपको सीट मिलती है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और बच्चा एक्सेप्ट करना भूल जाता था एंड देन उसका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या करा कि इस बार बच्चे से ये मिस्टेक ना हो। उन्होंने कहा कि अगर आपने अपग्रेड पे क्लिक कर रखा है तो ऑटोमेटिकली आपकी सीट भी मिल जाएगी। सीट मिलने के बाद एक्सेप्ट भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, कॉलेज के पास डॉक्यूमेंट भी चले जाएंगे, वो वेरीफाई हो जाएगा एंड देन फाइनल में जैसे कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देता है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका फीस का ऑप्शन आ जाएगा। देन आपको फीस अगर कम है तो ऑटोमेटिकली आपके रिफंड कर जाएगी, अगर नहीं है तो ज्यादा फीस जो भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना, 1000 2000 3000 जो भी उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल पे डैशबोर्ड पे आपको दिखा दी जाएगी। रिफंड के बारे में बात करेंगे तो अगर कोई भी बच्चा विड्रॉ करता है, एडमिशन नहीं लेता है तो उसको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है। कौन सी फीस, जो कि कोर्स के लिए फीस थी, वो 10,000 8,000 जो भी फीस थी उसके लिए। एप्लीकेशन में जो फीस भरी है 100 रुपए 200 रुपए वो नहीं मिलेगी आपको,
दूसरा एक और बहुत सहूलियत कर दी है कॉलेज और बच्चों के लिए कि हर एक कॉलेज, ठीक है, आप मान लीजिए आपने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, आपके कोई डॉक्यूमेंट में वेरी प्रॉब्लम आई, उसके उसके रिगार्डिंग वो कॉलेज आपसे क्या करेगा, क्यूरी राइज करेगा। जैसे क्यूरी राइज करेगा, ठीक है, आपको उस क्यूरी का रिप्लाई करना है और सारी चीज अगर ठीक हो जाती है तो आप उसमें फीस सबमिट करते हैं एंड देन उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। मान लीजिए इन केस ऑफ अपग्रेड आपका क्या दूसरा कॉलेज मिल जाए, तब डॉक्यूमेंट में अगर सिमिलर प्रॉब्लम होगी तो सेम क्यूरी राइज करेगा वो दूसरा कॉलेज भी। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कॉलेज के पास पहुंच जाएगी कि ये जो क्यूरी है वो पहले ही कॉलेज राइज कर चुका है एंड उसका रिप्लाई ये है। तो अगर वो रिप्लाई पहले कॉलेज ने मान लिया तो ऑब्वियसली बात है दूसरा कॉलेज भी मान ही लेगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी आपकी कट ऑफ होगी वो भी आपके क्या होगा, डैशबोर्ड पे आपके दिखती रहेगी। कुछ कोटास दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हैं, जैसे कि आपका पीडब्ल्यू कोटा, सीडब्ल्यू कोटा, ठीक है। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के 14 कोटे होते हैं, स्पोर्ट्स के 17 स्पोर्ट्स के भी कोटा होते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा है, ऑर्फनेज के लिए कोटा है आपका। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप जो कि जम्मू कश्मीर वाले स्टूडेंट के लिए तो उनके कोटा है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए कोटा है, और जो सिक्किम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी कोटा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगता है। तो देखिए ये वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके काम आने लिए बहुत सारी। आपके मन में कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो देखिए आपके पास हेल्प फैसिलिटीज है। 9 टेलीफोन लाइन है जहाँ पे आप कॉल बैक, ठीक है, कॉल पे बात करके हेल्प डेस्क ले सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन के लिए ये आपकी ईमेल आईडी है जिसपे क्या कर सकते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो भी न्यू अपडेट्स होंगे उसके लिए क्या करेंगे, वेबिनार आपके कंडक्ट करे जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ ना। उसके बाद करते हैं देखिए बीए, ठीक है, आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सिर्फ दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को मैं अप्लाई मतलब बोलूंगा अप्लाई करने के लिए, बाकी किसी और स्टूडेंट को नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके कम मार्क्स आए तो आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। इसकी जितनी भी फीस आप सबमिट करेंगे, मान लीजिए फॉर द बैकअप अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है तो आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में ऑलरेडी एडमिशन रहेगा। तो अगर आपका रेगुलर कोर्स में एडमिशन हो जाता है और आप अपना एडमिशन विड्रॉ कराते हैं तो जैसे विड्रॉ कराएंगे तो जितनी भी आपने फीस सबमिट करी है उसमें से सिर्फ 500 रुपये डिडक्ट करके सारी की सारी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। बाकी आप डुअल डिग्री भी कर सकते हो, एक डिग्री आप रेगुलर मोड से और दूसरी डिग्री आप क्या करते हैं, सोल से कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, मैंने हर एक पॉइंट को कवर कर दिया है, ठीक है। डिटेल में पोर्टल कैसे भरना है वो मैं बता दूंगा। ये जो भी आपका वेबिनार कंडक्ट करा गया था 1 घंटे का, उसका सारा जो शॉर्ट समरी है, हर एक चीज शॉर्ट में नहीं प्रॉपर डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स होगा ना, कमेंट कर सकते हैं। 2 तरह की काउंसलिंग चल रही है, पेड और फ्री। अगर आप ठीक है फ्री काउंसलिंग के लिए आप काउंसलिंग 2025 की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जो भी चीज मैं अपलोड करता हूँ उसको देखते रहिएगा। हर रोज रात को आपका लाइव सेशन होगा जिसपे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। फॉर पेड काउंसलिंग आपको 24 आवर सपोर्ट होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। फ्री से बहुत सारी ज्यादा चीजें मिलेगी एंड आपकी एक पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस बन रही होगी जो कि यूट्यूब पे बनाना मुश्किल है। तो अगर आपको इस चीज का बैच ज्वाइन करना है तो वेरी अफोर्डेबल प्राइस है हमारा, कोई 1700 500 ऐसा प्राइस नहीं, 149 प्राइस है, ताकि हर एक बच्चा गांव का, शहर का, कहीं का भी हो, किसी भी कॉलेज स्कूल का हो, सरकारी प्राइवेट, उसको इजीली अफोर्ड कर पाए। तो 149 रुपीज चार्ज है। कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन कर दिया हूं, सारी की सारी डिटेल आप वहाँ पे फोन करके या फिर आप मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा एंड फॉर मोर लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन हिट रखें ताकि कोई भी वीडियो डालो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।